हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर अब तक मैंने जितने भी इस पेपर के पार्ट कराए हैं उनको भी देख सकते हो। और 2014 से 2024 तक के जितने भी सी टेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सभी प्रीवियस पेपर को उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में लगभग आपको 80-90 वीडियो मिल जाएंगी और वो आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। उससे आगे आपको कोई भी पेपर वगैरह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। अलग आपके पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आप इन तीनों क्लास की बुकों को कंप्लीट कर लीजिए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। मैंने प्रत्येक चैप्टर की पहले थ्योरी समझाई है और उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए। तो आपके पास जितना टाइम है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा टाइम है तो थ्योरी भी देख लीजिए, और टाइम कम है आपके पास तो आप केवल और केवल एमसीक्यू वाली वीडियो देखकर भी काम चला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से हम देखेंगे। 80 तक के क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, बच्चों को द्वंद्व या संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। ठीक है। कारण क्या है इसका? बी है कारण, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर जानने से पहले हम इन दोनों की मतलब जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। पहले में ये कह रहे हैं कि बच्चों को द्वंद्व और संघर्ष से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो हमें इनसे इन सारी चीजों से दूर रखना चाहिए बच्चों को। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं। ठीक है। और बच्चों को समाज से रिलेटेड चीजों को सिखा रहे हैं। समाज में द्वंद्व भी आएगा, समाज में संघर्ष भी आएगा, समाज में सारी चीजें आएंगी। तो बच्चों को सारी चीजें जानने का अधिकार है और उनको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष, जो चीजें मीडिया उनको निपटा चुका है, जैसे कोई भी रिपोर्ट मीडिया ने दिखाई और वो मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो फिर हम बच्चों के सामने रख सकते हैं कि इस पक्ष की ये बात थी, इस पक्ष की ये बात थी, और लास्ट में निष्कर्ष ये निकला था। तो बच्चे संघर्ष से रिलेटेड चीजों को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। अगर हम पहले ही उनको, कोई मान लो कोई भी किसी भी चीज के ऊपर विवाद चल रहा है देश में, और हमने किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले, मतलब गवर्नमेंट किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, मीडिया किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, और हम अपनी तरफ से उसकी समीक्षा करके बच्चों को बता रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि हो सकता है कि अभी सारे पहलू उस रिपोर्ट से रिलेटेड ना निकल के आए हो। इसलिए अगर बच्चों को हमें कुछ भी पढ़ाना है, जैसे मैं आपको उदाहरण एक देना चाहती हूँ। जैसे 3 तलाक वाला मामला था, या फिर हम बात करें कृषि कानूनों के ऊपर बात करें, तो कृषि कानूनों में गवर्नमेंट ने भी ऐसा पहले तो बिल पास कर दिए, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि कृषि कानून से रिलेटेड जो उन्होंने बिल पास करे वो वाकई में कृषि के वो जो कृषक थे, यानी कि जो किसान थे, उनके हक में नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर वापस लिए। तो इस वाली रिपोर्ट को हम दिखा सकते हैं। ये जो 2 रिपोर्टों की मैंने उदाहरण दी, हम इनको बता सकते हैं क्लास में, और इसके ऊपर चर्चा या बहस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे सकते हैं, ताकि बच्चों को संघर्ष और ये सारी चीजें जान सके। ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना। ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य यही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? मैं अपनी कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ और इसमें भी यही बताना चाहती हूँ कि आलोचनात्मक चिंतन का इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने टॉपिक पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा टॉपिक आलोचनात्मक चिंतन का होगा। अब देखिए, जो भी इसमें ऑप्शन ऐसा है जिसका फिक्स आंसर है, परिभाषा पूछा है, अंतर पूछा है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी हैं, तो क्या होगा, आंसर फिक्स होएगा। जिसका आंसर फिक्स है वो आलोचनात्मक चिंतन में नहीं आएगा। आलोचनात्मक चिंतन में कौन सी चीजें आती हैं जिनका आंसर फिक्स नहीं होता है, जिन पर 1-1.5 घंटे आराम से चर्चा की जा सकती है, और ज्यादा लंबे समय तक भी। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा आएगा आलोचनात्मक चिंतन में। ए है, क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है। ठीक है। ये क्या आएगा, इतना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है। इतना कम है,
क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? बी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण का मतलब है कि गरीबों को मुख्य धारा से अलग समझना। ठीक है, आर्थिक हाशियाकरण का मतलब है कि जो गरीब है। ठीक है, अब हाशियाकरण पर वही लोग होंगे जो किसी भी चीज में कम है, चाहे कोई जात के आधार पर उनको कम समझे, चाहे वो पैसे के आधार पर कम समझे, चाहे वो शिक्षा के आधार पर कम समझे। ठीक है, तो हाशियाकरण पर हमेशा पिछड़े हुए लोग होते हैं। पिछड़े हुए कौन होंगे? या तो शिक्षा से पिछड़े हुए होंगे, या पैसे से, या कुछ लोगों की मानसिकता होती है, जात वगैरह मानते हैं, तो उससे। तो यहाँ पे आर्थिक हाशियाकरण की बात की गई है। ठीक है, तो आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों? ठीक है, बी सी है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? अब देखिए, इसका एक निश्चित आंसर होगा, एक या दो लाइन में आप दे पाएंगे। नेक्स्ट इसमें कहा है 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार सरकार लोगों को प्रभावित करती है। कितने? 5 तरीके। अब 5 तरीके में अगर आप चर्चा कर रहे हैं आलोचनात्मक चिंतन, तो 5 ही बात तो बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसके क्या 5 लाइन का आंसर हो गया। लेकिन ये जो 2 टॉपिक ऊपर मैंने बताए, उनमें लगभग लगभग आप 1-1.5 घंटे आराम से चर्चा कर सकते हो। बच्चे अपने अपने स्तर से बताएंगे यूरोप में किस तरह का चल रहा है, अमेरिका में किस तरह का चल रहा है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मतलब है कि महिला कितना समाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कितना वो जॉब कर रही है, बाहर निकल रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रही है मतलब वो बाहर निकल रही है। ठीक है, कितनी महिला नेता है, कितनी डॉक्टर है, कितनी इंजीनियर, ये सब। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, जबकि सी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? ठीक है, प्राथमिक स्रोत के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, और मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आपको एक पेडागोजी की पूरी प्लेलिस्ट भी बना के दूंगी। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार आप नेट से सर्च करके देख लेना कि प्राथमिक स्रोत द्वितीय स्रोत क्या होते हैं। मैं आपको बताती हूँ प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक स्रोत होते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जो पहली जानकारी होती है वो होती है प्राथमिक स्रोत। जैसे जैसे जनगणना होनी है, ठीक है, तो जनगणना के लिए प्राथमिक स्रोत क्या होंगे? जो आपके घर आ रहे हैं ना, पूछने, सर्वे करने आ रहे हैं, सर्वे में क्या पूछेंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, बच्चों की उम्र कितनी है, बड़ों की उम्र कितनी है, बुजुर्ग की उम्र कितनी है। ठीक है, घर में कौन कौन जॉब पर है, आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म से हैं, जनगणना में सारी चीजें पूछी जाती हैं। एक ब्यौरा टाइप का होता है सरकार के पास कि उनके देश में कितने लोग हैं, कितने लोगों की क्या जाती है, क्या चीज है। तो ये क्या है? एक सर्वेक्षण हो रहा है। तो प्राथमिक स्रोत कौन सा हुआ? सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, अब द्वितीय स्रोत कौन सा होएगा? जो वो लिख के लेके गए, जो भी सर्वे करने वाले हैं, जो वो लिख के लेके गए, उनके आधार पर अब पत्रिकाएं छपी जाएंगी या फिर बुकों में आएगा, तो वो क्या हो गया? द्वितीय स्रोत हो गया। ठीक है, यानी कि जो चीजें प्राथमिक स्रोत से उतारी गई हैं वो किस में आएंगी? द्वितीय स्रोतों में आएंगी। अब आप किताब में देखते होंगे 2011 की जनगणना, लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, तो आप 2011 की, 2001 की जो जनगणना देखते हो, तो आप जो भी चीजें बुक में देख रहे हो वो क्या होगी? द्वितीय स्रोत होगी, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं से ली गई है। ठीक है, तो आपको प्राथमिक स्रोत पता चल गया, द्वितीय स्रोत पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है प्राथमिक स्रोत से रिलेटेड। ए है चित्र, बी है विश्वकोश, विश्वकोश यानी डिक्शनरी, ठीक है, सी है भाषण, और डी है डायरिया। देखो, डायरिया जो है, कोई भी आदमी अपने चीजें डायरी में लिखता है, तो डायरिया कैसे स्रोत होंगी? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि डायरिया, जो हम डायरी लिखेंगे वो किसी और का देख के तो उतारेंगे नहीं। जो भी बंदा डायरी लिखेगा, जिसकी वो डायरी है, वो अपनी खुद ही लिखेगा। ठीक है, खुद की चीजें या उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं वो अपनी डायरी में लिखेगा। तो डायरी क्या है? प्राथमिक स्रोत है। सर्वेक्षण प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है? प्राथमिक स्रोत है। द्वितीय स्रोत में जो चीजें आती हैं, किताब वगैरह आती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, भाषण भी कैसा है? प्राथमिक स्रोत है। अब किसी के भाषण को आप रिकॉर्ड करेंगे या लिखेंगे, तो वो क्या होगा? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धाराओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़ें। कथन है ए, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। तो देखो, ये बिल्कुल सही है कि सोशल साइंस को ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अरे, इसको तो कोई भी ले सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, मतलब उसको महत्व कम देते हैं। लेकिन वहीं एक साइंस की बात आए तो अरे भाई, ये साइंस साइड से पढ़ा हुआ बच्चा है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, इसने मैथ पढ़ रखी है, इसको साइंस के बारे में नॉलेज है।
लेकिन अगर आप बोलोगे दो बच्चे हैं, ठीक है, आप दो दोस्त हो, ठीक है, और आप कहीं अपना परिचय दोगे और आप बोलोगे कि आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से पढ़ रहे हैं, और दूसरा अपना परिचय देगा, बोलेगा मैं साइंस से पढ़ा हूँ, तो सामने वाले के दिमाग में उसकी ज्यादा कीमत होगी, आपकी कम। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने ये धारणा बना रखी है कि जो एसएसटी पढ़ रहे हैं या सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइंस वालों से कम है। ऐसी लोगों ने धारणा बना रखी है, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं है, अगर आप उसको अपना 100% देते हो तो। मैं ड्राइंग की भी बात करती हूँ, मैं हिंदी की भी बात करती हूँ, मैं इंग्लिश की भी बात करती हूँ। ठीक है, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत कठिन है, टफ है, अगर आप उसको सीरियसली पढ़ते हो तो। ठीक है, अगर आप एवं ही पढ़ोगे तो फिर साइंस भी ऐसे ही है ना। ऐसा तो नहीं है साइंस वाले बच्चे हमेशा 90% लाते हैं, वो भी 40-50% उनके भी आते हैं। कारण है आर। ऐसा क्यों माना जाता है कि जो सामाजिक विज्ञान है वो दूसरे विषयों की तुलना में थोड़ी सरल है। छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतः वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, बच्चे खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ने में। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट लेंगे तो सामाजिक विज्ञान को वो कम में नहीं आंकेंगे। ठीक है, अगर आप साइंस वाले बच्चे से ज्योग्राफी के बारे में कुछ पूछोगे, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के बारे में कुछ पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, जैसे आप साइंस के बारे में नहीं बता पाओगे ना, अगर आपसे कोई साइंस के बारे में पूछे तो आप नहीं बता पाओगे, तो वैसे ही उससे कोई पूछे तो वो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति की भी तो जरूरत है, आपको पता होना चाहिए आपके प्रेसिडेंट के बारे में, आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिसाब लगाना आना चाहिए, अपने घर परिवार का, अपने ऑफिस का, अपनी कंपनी का, सबका हिसाब लगाना आना चाहिए। अर्थशास्त्र हमें यही तो बताती है कि हमें कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, तो ये तो सबको आना चाहिए। तो हम खुद ही अपनी इंसल्ट करते हैं, अपने आप को कम बताकर। ठीक है, जैसे ही आपका कोई मजाक बनाए तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछना, वो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, कुछ जो सब्जेक्ट आपके पास है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो बता नहीं पाएगा। ठीक है, और फिर आप बोल सकते हैं कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति पर नहीं हंस सकते हो, कोई भी व्यक्ति सारे सब्जेक्ट की जानकारी नहीं रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। एक परियोजना, एक असाइनमेंट के कुछ भाग हैं, उनको हमें लाइन से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन से ही लगाएंगे, अगर हम इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बेकार टाइम खराब होगा। 85 का देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी परियोजना पे कार्य करने से पहले शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं कि हमें किस तरह से आंकड़ों को इकट्ठा करना है, किस तरह से कार्य करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तीसरे पे आएगा विश्लेषण और चर्चा, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, फोर्थ है सारांश और निष्कर्ष। जब चर्चा के बाद सीधा सीधा क्या होता है, निष्कर्ष ही निकाला जाता है। किसी भी चर्चा का क्या उद्देश्य होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड निष्कर्ष निकाला जाए, यानी कि रिजल्ट निकाला जाए। ठीक है, और 5 पर क्या होगा, सुझाव, यानी कि हमें क्या करना चाहिए जिस टॉपिक से रिलेटेड हमने रिजल्ट निकाला है या निष्कर्ष निकाला है कि चलो ये काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, मिलान आप कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 86, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है। ए है अधिगम प्रतिफल को, बी है विद्यार्थियों की भाग्यता को, सी है प्रस्तुतिकरण को, और चौथा है शिक्षक के मार्गदर्शन को। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जो परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए जो निर्देश दिए गए हैं या जो कार्य चेक किया जा रहा है कि बच्चों ने परियोजना किस तरह से की है, ठीक है, तो उसमें शिक्षक की भूमिका ना के बराबर होती है। सबसे कम भूमिका किसकी होगी, शिक्षक की, क्योंकि सारा काम बच्चे ही कर रहे हैं और उनको ही करना चाहिए। शिक्षक तो केवल एक हेल्प कर सकता है कहीं अगर बच्चा अटक रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्न प्रश्नों में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारत में गरीबी, देखो ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करने वाले हमें देखना है। ठीक है, कि इन विकल्पों में से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करता है। ठीक है, अब देखो किस चीज के बारे में हमें आकलन किया जा रहा है, कर रहे हैं हम। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कौन से ऑप्शन से रिलेट कर रही है।
ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ आपको। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप इस चीज का अध्ययन कीजिए कि महात्मा गांधी की जो ये ग्रामीण रोजगार योजना है, ये कितना प्रभावी है रोजगार देने में और कितना नहीं है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये मूल्यांकन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल्यांकन। स्मरण माने होता है याद करना, याद तो नहीं किया जा रहा है, याद करने के लिए तो नहीं बोला है उन्होंने, अध्ययन करने को बोला है। और उन्होंने विश्लेषण करने के लिए भी नहीं बोला है, उन्होंने सृजन मतलब अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी भी करने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने क्या करने के लिए बोला है, मूल्यांकन, कि कितना प्रभावी है या क्या प्रभाव पड़ा उसका, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई, उसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और फायदे हुए तो कहाँ तक हुए। तो ये क्या है, एक तरह से मूल्यांकन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। देखो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ आपको, 2021 और 2022 में जो पेपर आए सीटेट के, वो बहुत ज्यादा टफ थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जो 2022 का पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा टफ है। उतना टफ आपको 2023 और 2024 में देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, वाकई में है ये टफ, और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डाउन रहा था 2021 के दौरान भी और 2022 के दौरान भी। लेकिन हमारा काम है कि जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना, ताकि सिलेक्शन में या सॉरी क्वालिफाई करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। जब आप हार्ड क्वेश्चन यूज कर लेंगे, ठीक है, जब आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन करना बहुत आसान रहेगा पेपर में। ठीक है, जो ये कुछ कुछ संकल्पनात्मक है, भावनात्मक है, ये जो शब्द है, जब इनको आपको प्रयोग करना आ जाएगा तो आप अपने आप वहां पर सीटेट के हॉल में पेपर देने के लिए जब हॉल में बैठोगे तो आपको चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना पेपर में बैठकर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सीटेट का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मेन प्रॉब्लम यही होती है, वोकैब की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? देखिए, संकल्पनात्मक क्या होता है, अवधारणा भी बोल सकते हैं, या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, या फिर सटीक आंसर हो। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर किसी भी चीज का हो तो हम उसको बोल सकते हैं संकल्पनात्मक ज्ञान। ठीक है, परिभाषा पूछी हो या अंतर पूछे हो या कुछ मूल चीज पूछ ली हो कि इसकी मूल चीज क्या है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये क्या है, ज्वालामुखी की संकल्पना है। ठीक है, या मूल अर्थ है, या कंसेप्ट भी बोलते हैं हम इसको, सटीक आंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो संकल्पना का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखना है कि कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है जो इससे रिलेट कर रहा है संकल्पनाओं से। पहला है, हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं, कारण दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा, या अभी सॉरी अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन में यही होता है ना कि बहुत सारी चीजें से रिलेटेड, मतलब एक समस्या से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हमारे मन में आते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑप्शन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। नेक्स्ट है बी, अंतर्जनित व बाह्य जनित बल क्या होता है? अब देखिए, ये फिक्स है आंसर इसका, अंतर्जनित और बाह्य जनित बल क्या होता है। तो एक तरह से क्या पूछा है, परिभाषा पूछी है ना, क्या पूछा है, मूल अर्थ पूछा है ना, संकल्प पूछा है ना, संकल्पनात्मक पूछा है ना इसमें, या फिर सटीक आंसर पूछा है, मैंने वही बताया। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ऑप्शन हम इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं, पता रहेगा कि क्या पूछा गया है। वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है, कारण बताएं, और वायु की गुणवत्ता को सुधारने के रास्ते और साधन बताएं। देखो, ये आलोचनात्मक चिंतन हम इसमें कर सकते हैं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, फोर है, सागर का जल नमकीन क्यों है, कारण बताएं। ठीक है, तो ये इसकी भी जो चर्चा है वो थोड़ी लंबी चल सकती है आराम से, कई सारे कारण हैं जो सागर का जल जो है वो नमकीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अधिनियम है ये। ठीक है, अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए। देखो, ये जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड एक अधिनियम आया था, जो आया था 2009 में, और इसको हम राइट टू एजुकेशन या RTI भी बोलते हैं। ठीक है, RTI भी बोलते हैं इसको, RTI भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो RTI है ये कैसा है, ये बाल केंद्रित है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, ना कि ये शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक का मतलब है
मतलब टीचर अपने हिसाब से कुछ नहीं बता सकता है इसमें। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि आप बच्चे को समझने की कोशिश करो, बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहते हैं उनको वैसे ही सिखाया जाए। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा। पहला है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य देने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम इसलिए स्कूल में नहीं बुलाते हैं कि केवल बच्चों को होमवर्क देके और हम उनको टाल दें। दूसरा है जहां तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। तीसरा है परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद ही होनी चाहिए। यानी कि ये सीधा सीधा किस पे जोर दे रहे हैं, ये सीधा सीधा जोर दे रहे हैं कि पाठ्यक्रम को पूरा करवाओ। ठीक है, वो है बच्चों को भय और अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा यही है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है कि बच्चों को भय से मुक्त बनाएं, बच्चों के अंदर डर नहीं होना चाहिए टीचर का, परीक्षा का, किसी भी तरीके का। बच्चों को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया जाए कि बच्चा खुद ही सीखने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, और वो खुद से ही सीखे, पढ़ने के लिए उत्साहित हो, स्कूल आने के लिए एक्साइटेड हो कि भाई मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज टीचर नया टॉपिक पढ़ाएंगे, आज इससे रिलेटेड पढ़ाएंगे, आज उससे रिलेटेड पढ़ाएंगे। इसलिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, उनमें एक गेम्स का टीचर रखना और गेम्स का पीरियड रखना अनिवार्य कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। अब गेम्स बच्चे को, टीचर को खिलाना ही खिलाना है, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में बना रहे, वो स्कूल में बना रहे, उसका मन करे कि हाँ भाई मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज गेम्स का पीरियड है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। यानी कि अधिगम से पहले, यानी कि हमें कुछ भी पढ़ाने से पहले आकलन करना चाहिए, और इससे क्या चीज निश्चित होगी, है ना। इससे क्या चीज निश्चित होगी, अधिगम के लिए आकलन का मतलब है जैसे आप कृषि के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि बच्चे कृषि के बारे में क्या जानते हैं। मान लो आपकी क्लास में शहर के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कृषि क्या होता है, खेत क्या होते हैं, किसान क्या होते हैं, तो पहले थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले पूछना पड़ेगा कि बच्चों इसके बारे में क्या आप जानते हो, आपने फार्म हाउस देखे हैं, आपने इस तरह के खेत देखे हैं, फॉर्म देखे हैं, या तरह तरह की चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानते हैं। ठीक है, जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ा रहे हो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे कि पाषाण काल से स्टार्ट करोगे कि कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछते रहोगे आप। ये 5-10 मिनट का काम होता है बस। अधिगम के लिए जो आकलन होता है, जब टीचर क्लास में एंट्री करेगा तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बच्चों से, ताकि उसको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। ठीक है, जब आपको पता होगा कि बच्चों के लेवल क्या है पढ़ने का, तभी तो आप टॉपिक को आगे बता पाओगे। और आपको पता चलेगा कि बच्चे पहले से कुछ जानते ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो फिर आपको बिल्कुल शुरू से बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आकलन करना ही पड़ेगा। ए है ऑप्शन, शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन या समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसको आकलन करना पड़ता है। बिल्कुल सही है कि पढ़ाने से पहले वो क्यों आकलन करता है, ताकि पुनरावलोकन तथा रूपांतरित करने के लिए, यानी कि बच्चों को एक तरह से रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, कि उसने कितना पढ़ा है और उसको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। बी है छात्रों का अपना समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। बिल्कुल गलत है ये वाला। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। ठीक है, इससे क्या होगा, वो आकलन की बहुत सारी जो विधियां हैं, कौन कौन सी बहुत सारी विधियां होती है, टेस्ट ले रहे हैं या फिर रूब्रिक्स के द्वारा या फिर अन्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है डी, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग करना। तो ये नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, दोनों सही है। इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर, वो देखेंगे 2021 का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और वैसे ही मैं रोज सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप मेरा चैनल ओपन करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं कि एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर डिटेल में एनसीईआरटी कराई जा रही है विद एमसीक्यू। ठीक है, तो आप
सभी उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।